A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be doing the important questions of To Build a Fire, Singing Lesson, and B. Wordsworth. We have already, we have already done the questions of Story of an Hour and the Sound Machine. The first question of To Build a Fire is you have to describe the setting. कि वो जो एरिया था, describe the setting of To Build a Fire and why Jack London the author particularly choose this setting. क्या बोला गया है इसमें कि you have to explain कि जो भी स्टोरी वहां पर शुरू हुई थी टू बिल्ड अ फायर, उसकी वो प्लेस वहां पर क्यों थी, या पहली चीज की यू हैव टू डिस्क्राइब कि वो प्लेस कैसी थी. ओके, तो यू हैव टू टेल कि जैक लंडन जो भी ऑथर थे उसके, उन्होंने इट हैज बीन द स्टोरी हैज बीन सिचुएटेड इन अ स्नोई सब फ्रीजिंग वर्ल्ड ऑफ यूकॉन to build a fire, and this has been no exception to it, and story is set in the cold world of the northern Arctic region. ठीक है, this I have already told when I explained you the story. तो आपको उसकी पूरी सेटिंग बतानी है उसमें. दिस पीडीएफ आई विल सेंड यू ऑन टेलीग्राम. ओके, इसके बाद दूसरा इस कि ये जो था ये यहाँ पर क्यों इसको लिया गया, क्योंकि जब हम लोग वहां की हार्श कंडीशंस और एक्सट्रीम क्लाइमेट को शो करेंगे तभी यू विल बी एबल टू टेल कि स्टोरी जो है वो कैसे टेक प्लेस करती है उसमें. ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. आई विल सेंड यू द पीडीएफ, यू कैन रीड इट आउट. सेकेंड क्वेश्चन इन दिस इज कि यू हैव टू टेल द डॉग्स पॉइंट ऑफ व्यू. अच्छा, डॉग वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपने ये चीज देखी होगी, क्योंकि वो मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ही डिफरेंट है. मैन हैज बीन शोन एज अ पर्सन हु इज वेरी एरोगेंट देयर, कि उसको अगर किसी ने एडवाइस किया उसने वो भी नहीं सुना. लेकिन डॉग वहां पर बहुत ज्यादा सेंसिबल क्रिएचर के तौर पर शो किया जा रहा है. उसे पता है कि अगर उसके पैर में पानी, अगर वो पानी में चला गया है, उसके पैर में बहुत ज्यादा गीला है, पैर उसका वेट है ड्यू टू द वाटर, ड्यू टू द रिवर वाटर, तो वो क्या करेगा, वो उसको तुरंत ही लिख करके साफ कर लेगा. तो ही वॉज सेंसिबल इनफ. ओके, और उसके बाद ही वॉज सेंसिबल इनफ टू नो कि ये कोई टाइम नहीं है ट्रैवल करने का, बट मैन वॉज एरोगेंट इनफ. तो यहाँ पर इन्हीं दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू बताना है. अगेन आई विल, यू हैव टू रीड इट आउट, क्योंकि दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू. अगर हम इसको पढ़ाने बैठेंगे तो आप लोग के 2 घंटे ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे. ओके, देन नेक्स्ट इज द थर्ड वन. दिस आई फाउंड इट समथिंग दैट माइट be of knowledge to you all. For the theme of existentialism. Existentialism क्या होता है? It is related to the theme, it is related to the story To Build a Fire itself. Okay, ये अलग से कुछ नहीं बोला गया है इसमें. This is a policy that emphasizes the uniqueness and isolation of the individual in a hostile or indifferent universe. मतलब existentialism, sorry, एग्जिस्टेंशियलिज्म थोड़ा अलग सा वर्ड है इसका. तो इट इज अ पॉलिसी दैट एम्फसाइजेस अ यूनिकनेस, कि एक इंसान कितना अकेला है, कितना डिफरेंट रह रहा है इन दैट पर्टिकुलर यूनिवर्स जहां पर स्टोरी जो है वो सेट की गई है. ये कैसे एक थीम है टू बिल्ड अ फायर की. तो इट हैज बीन द थीम ऑफ जैक लंडन शॉर्ट स्टोरी द lone man traveling across the bleak unfriendly expanse of Yukon. वो अकेले वहां पर ट्रैवल कर रहा है क्योंकि उसका कोई और फ्रेंड या कंपेनियन नहीं है एक्सेप्ट द डॉग, द सेंसिबल डॉग आई शुड से, who has can come to be seen as a solitary individual who inhabits a cruel indifferent cosmos. मतलब उस एरिया में, उस क्रूअल एटमॉस्फेयर में जहां पर वो बिल्कुल ही अकेला पाया जा रहा है. एट द कंक्लूजन ऑफ इन स्टोरी वी फाइनली सी कि मैन को ये चीज रियलाइज हो जाती है इन अ राउंड अबाउट वे, घूम घूम के उसके बाद फाइनली उसको ये चीज रियलाइज हो जाती है दैट ही हैज टू मीट हिज फेट विद डिग्निटी, thus giving meaning to an otherwise meaningless and cruel death. मतलब क्योंकि उसकी जो डेथ थी वो बहुत ज्यादा क्रूअल थी, सिंस ही वॉज the one who had surrendered himself to the climate. This existential theme in To Build a Fire is not likely to be a mere coincidence, but instead appears to be
पार्ट ऑफ लंदन इंटेंशनल डिजाइन, कि वो उसने इस स्टोरी को पोर्ट्रे ही ऐसे किया है कि पर्सन पहली चीज वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, ओके, वहां पर वो है, अकेला है, और उसके बाद एट द एंड उसको ये चीज रियलाइज हो जाती है कि नाउ ही कैन नॉट एग्जिस्ट देयर एंड ही सरेंडर्स. सो ये you can prepare it. other themes are also there कि nature is indifferent, वो सबके लिए एक जैसी होती है. and next is survival in extremes, कि कैसे वो person वहां पर survive कर रहा है. okay, then third is the limits of self reliance. ये भी थोड़ा सा मुझे अलग सा important सा टॉपिक लग रहा था. सेल्फ रिलायंस इन द सेंस कि एक लिमिट तक ही जो पर्सन है उसने अपने शूज, सॉक्स, मोकैसिन्स और पता नहीं क्या क्या चीजें थी, तो वो सारी चीजें उस अपने पास लेकर के गया था. वो लंच भी लेकर के गया था, लेकिन एक टाइम बाद वो उन चीजों से वो चीजें उनको सफाइस नहीं कर सकती थी. सफाइस मतलब उसके लिए वो चीजें सफिशिएंट नहीं थी. दिस इज द वर्ड सफाइस. तो उसको वो सफिशिएंट नहीं थी, इसलिए एक लिमिट तक ही वो चीजों पर डिपेंडेंट था. उसके बाद जो वेदर था वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा हावी होता जा रहा था. क्योंकि लास्ट टाइम देखो वो बहुत ज्यादा दौड़ रहा था, क्योंकि उसको पता चलता कि अब मुझे थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, लेकिन वो बेटर फील करते करते ही वॉज डेड. दिस यू हैव टू स्टडी इन दिस. आफ्टर दैट नेक्स्ट कम्स, मतलब ये कुछ कुछ पार्ट्स है जो आप पढ़ सकते हो एज पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन. इसके बाद हम एक फाइनल रिव्यू और लेंगे जितनी भी स्टोरीज है उनका, कि कुछ चीजें हम आपको बता सके कि आप वो भी एक्स्ट्रा उसमें से पढ़ लेना. ओके, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दैट इज कि यू हैव टू प्रिपेयर एवरीथिंग फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. बस इतना ध्यान रखना, जितना आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, बार बार पढ़ो, चाहे एक बार पढ़ करके उसके नोट्स बना लो, दिस इज अप टू यू. लेकिन द मेन थिंग, हम आपको जितने भी नोट्स प्रोवाइड कर दे, द मेन थिंग दैट यू नीड टू नो इज कि हमें स्टोरी सबसे पहले टेक्स्ट बुक से पढ़नी है. जब मुझे वो समझ में आ जाएगा, आई कैन अंडरस्टैंड एनी ऑफ द थिंग्स. ओके, इसके बाद इज द डिस्क्राइब, वी हैव टू मूविंग टुवर्ड्स द सिंगिंग लेसन. First is describe the changing moods of Miss Meadows in the story, the singing lesson, right from the beginning when she was very much upset till the last, जब जो हेड मिस्ट्रेस थी वो उनको एक और लेटर पकड़ाती है या उनको एक नोटिस पकड़ाती है कि ही वॉज इन द बैड मूड, और इसके कारण उसने, बेसिल ने ये सब किया. तो ये यहाँ से लेकर के, स्टार्टिंग से लेकर के कैसे उसके मूड में चेंजेस आते हैं, दिस यू हैव टू टेल. और ये आपको कौन सी थीम शो करता है, द थीम ऑफ डिपेंडेंस, की उनका जो मूड था, किसका, मिसेस मिडोज का जो मूड था, दैट वाज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द लेटर्स ऑफ हर फियांसे बेसिल. ओके, जैसे स्टोरी बिगिन करती है दैट मिस मिडोज वाज इन अ सैड मूड, और उसके बाद वो धीरे धीरे करके उसका जो मूड है इट रिफ्लेक्ट्स द चॉइस ऑफ सॉन्ग. और इसीलिए वो जब एकदम स्टार्टिंग में कहती है कि एक लेमेंट सॉन्ग गाओ, लेमेंट गाओ, जहां पर वो एक एक चीज उसके लेटर्स की याद करती जाती कि उसने मुझसे ये बोला, अच्छा उसने मुझसे ये बोला. और लास्ट में एकदम एंड में देयर इज अ पॉसिबिलिटी एट द एंड कि मिस मिडो की जो वो हैप्पीनेस ही हैज बीन ट्रिगर्ड बेसिल, not by Basil resuming their engagement, but rather Miss Meadows' awareness that she will not remain single. मतलब this is kind of analysis है ये पूरा, कि वो स्टार्टिंग में जहां पर सैड थी तो लेमन सॉन्ग बोल रही थी स्टूडेंट से गाने के लिए, और उसके बाद एकदम एंड में व्हेन शी वाज हैप्पी शी आस्क्ड कि आप दूसरे पेज नंबर पे जाओ और ये हैप्पी सॉन्ग गाओ. ओके, देन next is कि why did Basil break off his engagement with Miss Meadows and what was its impact. Impact is very much important क्योंकि ये उसका पूरा कैरेक्टर शो कर रहा है बेसिल का as well as Miss Meadows का. तो these are the parts. अब ये जो why did he break off ये पूछा गया सिंपल सिंपल उसके कंटेंट्स. ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की इसमें जरूरत नहीं है. जो भी लेटर में लिखा था यू जस्ट नीड टू गिव दैट एज इट इज, या फिर अपने वर्ड्स में, या फिर एज इट इज जैसे कोट्स में लिखा था आप उसको वैसे भी करके लिख सकते हो. ओके, और उसके बाद कि वो ही वॉज डिस्गस्टेड विद द आइडिया ऑफ सेटलिंग डाउन इन रियलिटी व्हाट द रीडर्स परसीव. हम लोग को क्या लगा कि बेसिल हैज कम टू द रियलाइजेशन दैट ही वॉज नॉट मैरिंग मिस मिडोज आउट ऑफ लव, बट ही रिग्रेटेड हिज हेस्टी डिसीजन, जो बहुत क्विक डिसीजन था
उसको वो हो सकता है कि वो रिग्रेट कर रहा हो बेसिल, इसलिए उसने मना किया। और इसका इम्पैक्ट क्या था? She was despaired, she was very much sad, and was in the contrast state of lament over the loss of this relationship. कि just because कि he had lost, she had lost his relationship, वो बहुत ज़्यादा दुखी थी इससे. She wanted her sense of gloom and despair to be adopted by everyone she encountered, starting from singing, जो साइंस टीचर थी वहां से लेकर के, बिगनिंग से लेकर, वो चाहती थी कि जितना उसका मूड खराब है, मेरा मूड खराब है, मैं सबका मूड खराब करूंगी करूंगी तो वैसे ही वो भी यही चाहती थी कि everyone should encounter the same thing. If I am not happy, let everyone feel that despair that I am suffering from. उसके स्टूडेंट्स भी थे, the ambience, then everyone around her, the atmosphere here has been talked about, टेक पार्ट इन द sorrow that she was feeling. Okay, तो ये सारे उसके इम्पैक्ट थे. that you have to prepare, you just have to read it. इसके बाद है दोनों का कैरेक्टर स्केच. मिस मिडोज का साइंस टीचर के बारे में भी आप लिख सकते हो, जितना उसका अपीयरेंस उसमें दिया गया था, दैट इज सफिशिएंट. उसको मैंने यहाँ नहीं पुट किया क्योंकि आप वो छोटा सा पार्ट है, आप उसको टेक्स्ट से पढ़ सकते हो. मिस मिडोज 30-year-old थी. शी वॉज सिंगिंग टीचर एट गर्ल्स स्कूल. ओके, एंड यू हैव टू टेल हियर कि वो उसकी जो सैडनेस थी, दैट कॉजेज हर टू इग्नोर हर फेवरेट स्टूडेंट मैरी बिजले, एंड इवन डिक्टेट्स हर चॉइस ऑफ सॉन्ग्स फॉर हर स्टूडेंट्स टू सिंग. तो यहाँ पर मिस मिडो हैज बीन शोन एज अ डिपेंडेंट वुमन who is who wants, मतलब every time he wants attention and every time she wants attention, and she also needs to be reliant on someone else for her moods. Okay, फिर ये हो गया मिस मिडोज का कैरेक्टर स्केच. देन कम्स द बेसिल कैरेक्टर स्केच ऑफ बेसिल. that Basil has been shown when he gives the letter, that he says that he loves her as much as he could love any woman, but the idea of marriage fills him with disgust. So ये कैन बी टेकन एज मेनी ऑफ द हिंट्स की, मतलब अलग अलग चीजें उसमें देखी जा सकती है कि. और इसमें एक और चीज थी कि जस्ट बिकॉज कि he has purchased a lot of furniture, तो he can be found as a hat stand या कुछ खरीदा था इसने, तो फर्नीचर फॉन्ड पर्सन है ये, जिसको फर्नीचर से बहुत ज्यादा लगाव है. ही कैन बी फाउंड एज अ क्रूअल पर्सन ऑल्सो. ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज क्वाइट क्रूअल टू मिस मिडोज, कि वो बिल्कुल भी उसकी फीलिंग्स को ध्यान नहीं दे रहा था. और वो लास्ट में भी, जब इतना बुरा लेटर लिखने के बाद लास्ट में भी अगर वो एक लेटर लिख करके सिर्फ ये बोल रहा है दैट आई वाज इन अ बैड मूड, सिर्फ इतना सा बोल देना वाज आल्सो गोइंग अगेंस्ट बेसिल. देन लास्ट कम्स, मतलब ये आपको इतना सफिशिएंट है आपके लिए पढ़ लेने के लिए, इतना भी कर लेते हो along with the text, so at least you will be able to deal with any of the questions that might come in the exam. ठीक है. देन थर्ड इज बी वर्ड्सवर्थ. अब देखो बी वर्ड्सवर्थ में वैसे तो हमने 2-3 क्वेश्चंस मेंशन किए हैं, अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस जो आपके स्पेसिमेन पेपर या प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, उसके अलावा प्रीवियस ईयर ऑफ बी वर्ड्सवर्थ वी हैव ऑलरेडी डन. ओके, अर्लियर मैंने उसको करवाया है, तो आप उसको चेक कर सकते हो. क्या कहा गया है इसमें? बी वर्ड्सवर्थ के पोएट के साथ जितने भी इंटरैक्शन थे, बी इट द वेरी बिगनिंग इंटरैक्शन बी वर्ड्सवर्थ का नरेटर के साथ. ओके, फिर उसके बाद वो उसके हाउस में जाता है, उसके बाद ये लोग किसी पार्क या कहीं एक एरिया में बैठते हैं. ठीक है, तो वो वाला. और उसके बाद एक लास्ट का भी था जहां पर वो एक सॉर्ट ऑफ कन्फेशन करता है बी वर्ड्सवर्थ की, ये भी जितनी चीजें थी ये ऐसी थी, वो झूठ था, ये भी झूठ था. ठीक है, तो ये सारी चीजें यू हैव टू टेक और उसको पार्ट्स में डिवाइड करके आप लोग पढ़ोगे. फर्स्ट इसमें बोला गया है कि आपको बी वर्ड्सवर्थ और यंग बॉय का कैरेक्टर स्केच बताना है. द यंग बॉय, द नरेटर ऑफ द स्टोरी, who lives at this place, and he recalls his experience. वो अपनी पूरी स्टोरी बता रहा था कि वो कैसे बी वर्ड्सवर्थ से मिला. and he also describes कि how beggars come to his house every day. वो एकदम स्टार्टिंग में ये सारी चीजें बता रहा था.
Okay, he is shown as a knave boy at this point who is ready to let a stranger come into his house and would have bought the poet a poem for 4 cents if he had money. तो ये सारी चीज उसकी शो की गई है that he has been shown as a very innocent child. बी वर्ड्सवर्थ उसको befriend कर लेता है and he is a person who pacifies him by taking him for a walk just because कि वो अपनी मदर उनको मार देती हैं. तो बी वर्ड्सवर्थ उसको ले करके जाता है, उसको पैसिफाई करता है. यहाँ पर दोनों के बीच का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग शो किया गया है. दिस यू हैव टू स्टडी इन दिस. Then next question in this is describe briefly narrator की जो first meeting थी. Again I am saying कि narrator की बी वर्ड्सवर्थ के साथ जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, ठीक है, वो पढ़ना और एवरी पार्ट को अलग अलग शो करना. देन नेक्स्ट इज बी वर्ड्सवर्थ. अब ये पूरी एक आप पढ़ सकते हो. जब वो बीज देखने के लिए उसके घर पे आता है, फिर वो पोयम उसको बोलता है कि इतने की खरीद लो पोयम इफ यू वांट दिस पोयम. तो बी वर्ड्सवर्थ. अब नेक्स्ट इज ही वॉज ऑल्सो अ लवर ऑफ नेचर. अब लवर ऑफ नेचर कैसे कि वो अपने घर में उसने बड़े बड़े अजीब अजीब से पेड़ उगाए हुए थे, ठीक है. ही कीप्स his yard all green and bushy. B. Wordsworth has a poetic sensibility. He likes to lie on the grass and watch the stars in the sky. इस टाइम का भी एक इंटरेक्शन था. He wants the boy to share his love of nature very affectionately. He takes the boy out for a walk and the boy too feels big and great while watching the stars above him. तो यहाँ पर he has been shown as a lover of nature that you can do. Okay, अब इसके बाद एक थीम है इसमें. ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसी का ही आया हुआ है कि वो बी वर्ड्सवर्थ की टेंडेंसी ऑफ एस्केपिज्म क्यों शो की जाती है. सॉरी आई एम नॉट वेल, इसीलिए आज थोड़ा सा अजीब जा रही हैं चीजें. ओके, क्या कहा गया है इसमें दैट इट क्या कहा गया इसमें कि द टेंडेंसी ऑफ एस्केपिज्म इन बी वर्ड्सवर्थ. व्हाई? बिकॉज ही हैज एस्केप्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द रियलिटी in order to deal with the crisis of identity and loneliness and his inability to fit in the world that detests him for colonial ways and ideas. B. Wordsworth resorts to escapism कि just because कि वो आइडेंटिटी लोग उसको ना पहचाने, वो चाहता था वो लोनलीनेस में रहे, अकेलेपन में रहे, एंड ही वॉज नॉट एबल टू फिट इन दिस वर्ल्ड. ही चोज टू एस्केपिज्म. man's quest for happiness and dissatisfaction just because कि यहाँ पर शो किया गया है कि is he a person who has shown himself as an unsuccessful man, इसलिए वो वहां से बहुत ज्यादा भाग रहा था. with existing condition make him refuge in anyone's mind labyrinth ways. labyrinth मतलब जैसे वो जाल होता है, भूल भुलैया वाला जाल. B. Wordsworth choose to give vent to his suppressed desires by writing poetry and declaring to the world that I am a poet. Okay, वो यहाँ पर क्या करता है कि वो जितने भी उसके सप्रेस्ड आइडियाज हैं वो सब उसको एक पोइट्री के फॉर्म में शो करता है और वर्ल्ड को बताता है दैट आई एम अ पोएट एंड अ गुड पोएट. ही सेड द ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड. कि वो कहता है कि मैं एक पोएम लिख रहा हूँ, बहुत बढ़ा चढ़ा करके अपनी चीजें वो बताता है. ओके, जस्ट बिकॉज कि वो इवन दो ही हैज नॉट that much money, not successful, still he is showing himself to be very great. Or with no buyers or appreciators of poetry, poets were losing the inspiration to write great poetry. B. Wordsworth tried to sell his poem on mothers. He was snubbed in the most insulting way. B. Wordsworth said it's a poet's tragedy. He put the paper back in his pocket. ये शो किया गया है कि वही उसकी रियलिटी थी जिस रियलिटी से वो बहुत ही नाइसली भाग रहा था. एस्केपिज्म. though it appeared he didn't mind, it would have given him blood oozing gashes. This could have been responsible for the aloofness and isolation from the common folks कि उसके जो एक आर्ट थी ऑफ राइटिंग पोइट्री दैट वाज नॉट दैट मच appreciated.
B. Wordsworth make his comparison with William Wordsworth. He says that his name is Black Wordsworth. White Wordsworth was my brother. We share one heart. The tendency of escapism has affected him in the same way as it affected Wordsworth, the great poet of nature. Wordsworth escaped from din and bustle of city life, symbolized by restrictions, concrete, and a life since leisure, where there is no time to stand and stare to the serene, calm, glorious, and luxuriant nature. मतलब वो खुद को इस पूरी दुनिया से जो बिजी वर्ल्ड है उससे बिल्कुल अलग रखता है. ही वॉज चिल, ही वॉज काम, ही वॉज राइटिंग पोइट्री. तो एंड ही वॉज अ लवर ऑफ नेचर. वो दुनिया जो नेचर को नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ everyone is destroying nature, यहाँ पर he is a person who was very much clear about it कि that he loves nature. तो this is the whole thing that you have to study in this. बहुत सारी इसमें चीजें बड़ी दी हुई हैं, तो जितना पॉसिबल था सब हमने उसमें भर दिया. अब आप लोगों को इसमें जितना पढ़ना है पढ़ना. ओके, आई सेंड यू अ फ्यू लिंक्स ऑल्सो ऑन टेलीग्राम जिसमें आप थीम पढ़ सकते हो. जस्ट बिकॉज कि वो मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगी, नॉट टू मेंशन दैट मच इंपॉर्टेंट कि हम उसको इसमें मेंशन करें, तो आई हैव नॉट डन दैट. बट स्टिल जो स्टोरी वाला पार्ट था एज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाला, दैट इज कंप्लीटेड. 2 स्टोरीज हमने अलग अलग करवा दी थी, साउंड मशीन और स्टोरी ऑफ एन आवर. बाकी ये सारी हैं. स्टिल आई एम सेइंग कि वॉट एवर इज पॉसिबल जस्ट स्टडी फर्स्ट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. समरी पढ़ना इज ओके जस्ट टू हैव वर्ड्स, कि आपके पास शब्द रहेंगे लिखने के लिए, लेकिन सबसे पहली चीज है जो आपको पढ़नी है दैट इज योर टेक्स्ट बुक. टू बिल्ड अ फायर थोड़ी सी बड़ी स्टोरी है, स्टिल मेक टाइम फॉर इट. कम से कम उसको बहुत ज्यादा नहीं तो 2 बार जरूर पढ़ना, ठीक है. अगर उसकी मीनिंग चाहिए तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट. मीनिंग्स हमने साथ में लिखवाई थी, तो वो पीडीएफ भी हमने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया था. यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर. एंड इफ देयर इज एनी इशू इन एनी ऑफ द टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश, अब तो नहीं होना चाहिए, अब तो एग्जाम्स ही आ गए, तो you can mention it in the comment box. Keep preparing for your exam. Thank you.